डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? इस कोरोना वायरस की छुट्टी में आपने खूब एंजॉय लिया, छुट्टी का तो पूरा आनंद लिया ही। साथ ही साथ हमें उम्मीद है कि आप किताबों से भी अपने दूर रहे होंगे। तो इस आपके इस किताब से जो थोड़ी दूरी बन गई है, इसको और कवर करने के लिए विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस की मुहिम चलाई गई है, जिसमें आज सर के माध्यम से बताया गया कि 6, 7, 8 के लिए कुछ वीडियोस बनाए जाएं, जिसमें कुछ छोटे बच्चों को भी उनके ऑनलाइन क्लासेस का लाभ मिल पाए। हालांकि छोटे बच्चों के लिए होमवर्क व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच्चों के डिमांड पर जो है 6, 7, 8 के लिए कुछ बेसिक टॉपिक जो हैं, जो सबके काम आ सकते हैं, ऐसे टॉपिक को आज पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए, हम देने के लिए उपस्थित हुए, जिसमें 6, 7, 8 या 9 इन सभी क्लास के बच्चों के लिए बेनिफिशियल टॉपिक होगा। ये टॉपिक लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लगभग क्लास 3rd से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सामने एक नई टॉपिक है। क्लास 3rd से ही इसका परिचय थोड़ा बहुत करके आपको मिलता रहा है। बड़ा ही रोचक टॉपिक है ये, जिसकी हिंदी होती है वाच्य भेद। इसे हिंदी में वाच्य भेद कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि समस्त जीव जंतु जितने भी धरातल पर मौजूद हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए गए, सब कुछ न कुछ वॉइस निकालते हैं, सबकी कुछ न कुछ आवाजें हैं, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। ये अलग बात है कि मनुष्यों की भाषा थोड़ी विकसित है, इसे लिपिबद्ध करके इसे और तकनीकी के माध्यम से विकसित किया गया। हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को दूसरों तक एक माध्यम से पहुंचा सकते हैं। जानवरों में ऐसी क्षमता नहीं पाई जाती। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं, पूरी दुनिया में मनुष्यों के द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है, खासकर इंग्लिश टॉपिक में, तो उसमें उन सभी बातों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखा जाता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो सार्थक अर्थ निकलता है हमारा, जो कुछ भी हम बोलते हैं उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उन सभी चीज़ों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा गया है, जिसे वाच्य भेद कहा जाता है। इस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द के, लैंग्वेज के उस सभी मापदंड को पूरा करता है जो कुछ भी मनुष्य के द्वारा बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं 8 प्रकार का होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रमुखतः 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें मैं इनके नाम आपको लिखता चल रहा हूँ और बताता चल रहा हूँ। पहला है नाउन। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं। चौथा है वर्ब, जिसे क्रिया कहा जाता है। पांचवा है एडवर्ब, जिसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। छठा है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है इसे। संबंध सूचक अव्यय। सातवां है कंजक्शन, जिसे संयोजक कहते हैं। और 8वां है इंटरजेक्शन, जिसे विस्मयबोधक कहते हैं। बच्चों, ये 8 भागों में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पूरे वाच्य भेद को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आप इसे 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। आप इसे याद कर सकते हैं सब, और आपको याद होना भी चाहिए, खासकर 6, 7, 8, 9। ये ध्यान रखिए कि हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सिर्फ आपको 6, 7, 8 या 9 के लिए ही नहीं है, पूरी लाइफ आपके काम आने वाली है। जब तक आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी प्रकार का एग्जाम देंगे,
तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह काम आता है। आप इसे मान सकते हैं कि ग्रामर की बैकबोन है, ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है। तो आइए इसको थोड़ा थोड़ा करके एक एक टॉपिक इसका समझते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या है? नाउन का नाम बच्चों आपने बहुत बार सुना होगा। इसकी परिभाषा भी कई बार आपको लगभग याद कराई गई होगी। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। संज्ञा ये हिंदी का वर्ड है, जिसको अगर हम संज्ञा को संधिविच्छेद करें, खंड करें, तो इसका पूरा जो अर्थ निकल कर आता है वो आता है समधन ज्ञान। समधन ज्ञान। सम का मतलब होता है सम्यक यानी उचित, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। संज्ञा का मतलब होता है उचित ज्ञान। यानी नाउन एक ऐसा वर्ड है जो हमें इस धरातल पर ब्रह्मांड उपस्थित सभी चीजों के लिए उचित ज्ञान कराती है। जैसे हम कोई चीज देख रहे हैं, जैसे ये कह रहा है कि ये क्या है, आपको ध्यान है कि व्हाइट बोर्ड है, आपके सामने ये क्या है, ये क्या है, वाल है, दीवार है। इन सारी चीजों का एक उचित ज्ञान देख करके लगाते हैं और इनको एक नाम के अंतर्गत हम रखते हैं। यही हमारा संज्ञा है। इसकी कई परिभाषाएं हैं। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। अक्सर बुक्स में भी कहीं कहीं लिखा रहता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। लेकिन मित्रों, मैं ये नहीं मानता कि ये परिभाषा पूरी तरह से कंप्लीट है, क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग यानी तीन चीजों को इंडिकेट कर रहा है। एक तो पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, एक थिंग्स यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। इन तीन चीजों को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इनसे भी आगे कुछ चीजें हैं जो नाउन की श्रेणी में आती हैं। जैसे कि आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को कह सकते हैं। हमारी जो अमूर्त भावनाएं हैं, जो दिखती नहीं है बट हम उसे व्यक्त करते हैं, हमारी अमूर्त भावनाएं भी नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे एंगर, क्रोध, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, ये सारी चीजें भी नाउन के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये पर्सन, प्लेस या थिंग्स में कहीं नहीं है, इस परिभाषा में कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा हम एज की बात करें, उम्र की बात, तो जिसमें एज हमारी अवस्थाएं होती रहती है। जैसे हम कहते हैं चाइल्डहुड, इसके बाद यूथ एज, फिर ओल्ड एज। ऐसे एज जो होते हैं हमारे, ये सब भी नाउन के अंतर्गत, अवस्थाएं भी नाउन के अंतर्गत आती हैं। कुछ गुण नाउन के अंतर्गत आते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऐसे तमाम वर्ड्स हैं जो नाउन के अंतर्गत आते हैं, जो कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स की परिभाषा में कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, कंप्लीट बन नहीं पा रहे हैं। तो इसकी परिभाषा को कंप्लीट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि आल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। आल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी समस्त नाम वाले वस्तुओं को संज्ञा कहते हैं। यह आपकी परिभाषा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं, विजिबल होती हैं, जो चीजें आप देख सकते हैं, या कभी कभी कल्पना में भी जो चीजें हम सोचते हैं, उनमें भी कोई कोई नाम होता है। और वो हर चीजें जो नाम वाली हैं, उन सभी को हम संज्ञा कह सकते हैं। इस प्रकार ये इसकी एक परिभाषा है। कुछ एग्जाम्पल आप देखें तो हजारों लाखों चीजें अगर आप बैठ बैठ के सोचें, अपने पास ही बैठ के सोचें, देखें, तो जो कुछ भी आपको दिखता है आपके चारों तरफ, जिससे आप सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं, वो सब संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे किसी का भी नाम ले लीजिए, राम, मोहन, सीता या कोई भी, एनीवन। इसके बाद किसी स्थान का नाम ले सकते हैं, जैसे आपने नाम लिया दिल्ली, फिर अयोध्या, या कोई भी स्थान, आपका गांव, आपका शहर, सभी जितने भी नाम हैं सब आप इसमें ले सकते हैं। थिंग्स के नाम, वस्तुओं के नाम, जैसे आप कह सकते हैं चेयर, चेयर है, बुक्स है, ये सब थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, इन सबको भी आप नाउन कह सकते हैं। हमने अभी आपको कुछ क्वालिटीज के नाम बताए, जैसे है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी है। फिर आप कह सकते हैं चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ये भी नाउन है। फिर आप इसके आगे बढ़ के देख सकते हैं, जैसे कि एक्साइटमेंट, या आप इसे एंगरनेस कह सकते हैं, एंगरनेस।
एक्सेट्रा, ये तमाम चीजें आपके नाउन के अंतर्गत आती हैं। नाउन के चैप्टर को अगर हम आगे पढ़ें तो इसमें भी तमाम इसके पार्ट्स हैं, तमाम इसके डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि काइंड्स ऑफ नाउन। अगर हमको नाउन के अंतर्गत पढ़ना हो तो हमें कई टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, इसके बाद हम पढ़ सकते हैं नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन, इसके बाद हम पढ़ते हैं जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन। तो ये कुछ एक टॉपिक्स हैं, या आप केस भी कभी कभी होता है इसके, केस ऑफ, यानी कहीं कहीं जैसे राम एपोस्ट्रॉफी एस राम, ऐसे जो एपोस्ट्रॉफ केस होता है, यानी एपोस्ट्रॉफ नाउन के अंतर्गत कहाँ कहाँ लगाया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं इसके अंतर्गत। तो ये आपका एक टॉपिक है जिसे हम इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन। तो ये सारी चीज़ें नाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इससे भटकेंगे नहीं, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमें इसे पूरा करना है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए और आप खुद से कुछ चीज़ों को सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नाउन हो सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आप बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ें नाउन की कैटेगरी में। बच्चों, नाउन के बाद जो स्थान आता है वो प्रोनाउन का आता है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम को हिंदी में अगर डिस्क्राइब करें तो सर्व प्लस नाम, देखिए दो शब्द क्लियर होता है। सर्वनाम मतलब सर्व मतलब सबका, और नाम मतलब नाम। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें सबका नाम समेट दिया जाता है, वो सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे इस दुनिया में करोड़ों करोड़ अरबों खरबों मिलियंस लोग हैं, मिलियंस लोग रहते हैं, उन सभी का नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन उन सभी को सर्वनाम के माध्यम से कुछ ऐसे शब्द गढ़े गए हैं कि जैसे एक सर्वनाम लेने से, एक सर्वनाम इंडिकेट करने से उन हजारों करोड़ों नाम के बदले वही काम कर जाएंगे। जैसे कि आपने कहा, जैसे राम कह दिया आपने, फिर आपने श्याम कहा, आपने मोहन कहा, या ऐसे करोड़ों लोगों का नाम लिख लीजिए, इन सभी के लिए सर्वनाम में सिर्फ एक शब्द यूज हो रहा है, ही मतलब क्या होता है, वह, यानी पुरुष में ही जो है ये मैस्कुलिन जेंडर है, पुरुषों के लिए यूज होता है। तो आप लाखों पुरुषों का नाम लिख लीजिए, तो सबके नाम तो अलग अलग हैं, व्यक्ति भी अलग अलग हैं, लेकिन उन सभी व्यक्तियों के लिए आप ही का प्रयोग कर सकते हैं। आप उन सभी व्यक्तियों के लिए क्या लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं। जैसा कि इसमें देखा जा रहा है कि राम को भी ही कह सकते हैं, श्याम को भी कह दिया राम जा रहा है, राम ना कह करके हम ये कह सकते हैं वह जा रहा है। तो वह शब्द किसी भी पुरुष के लिए हम लगा सकते हैं। आपको ये क्लियर हुआ? इसीलिए सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है उसे हम सबका नाम कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम इंग्लिश में कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन देखिए भी यहाँ भी आपको दो शब्द मिल जा रहे हैं, प्रो प्लस नाउन। अब आपको अगर परिभाषा इसकी गढ़नी है, बनानी है, तो प्रो से आप जो अर्थ निकालेंगे वो हो जाएगा एट द प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ नाउन। किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर। एट द प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर। के स्थान पर, किसके स्थान पर? नाउन के। यानी पूरा अगर निकाले आप एट द प्लेस ऑफ नाउन तो बन जाएगा वो एट द प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन, एट द प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन। इस प्रकार से बन रहा है, यानी प्रो अगर निकाले तो प्रो अलग हो जाएगा, नाउन अलग हो जाएगा। ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम इसे कहते हैं। इसमें इसकी परिभाषा जो हम लिख सकते हैं वो है कि द वर्ड्स which is used in place of noun, in place of noun is called pronoun. The words which is used in place of noun is called pronoun. तो ये प्रोनाउन टॉपिक के अंतर्गत आपका आ जाता है। ये प्रोनाउन की कंप्लीट परिभाषा है। देखिए इस परिभाषा से भी आपको वही बात क्लियर हो गई है, which is used in place of noun, which is used in place of noun, जो प्लेस ऑफ नाउन की जगह पे यूज हो रहा है।
ऐसे तमाम प्रोनाउन हैं, उसमें आप लिख सकते हैं जैसे ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई, एक्सेट्रा। तमाम हैं जो प्रोनाउन है। जैसे ही किसी के लिए भी यूज हो सकता है, पुरुष के लिए। सी किसी भी महिला या लड़की के लिए यूज हो सकता है। इट किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं जितनी हैं उनके लिए आप इट लगा सकते हैं। दे सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन के बहुवचन के लिए यूज होते हैं। जैसे दो लोग हो गए, उन्हें दे कह दिया गया क्योंकि उनका नाम ना लेकर के। जैसे 2 हो या 2 लाख हो जाए, हम सबको दे कह सकते हैं। अगर एक है तो उनका नाम लिया जाएगा। 2 हो गए या 2 से 2 लाख हो गए, 2000 हो गए, 2 करोड़ हो गए, सबको आप दे कह सकते हैं। यू, वी, आई ऐसे तमाम हैं जो नाउन के बदले में हम इन्हें, आप अगर पूरा आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है कि किसी का नाम ना लिख करके। जैसे हमें एक सेंटेंस लिखना है, राम विद्यालय जाता है, राम भोजन करता है, राम पढ़ता है, तो हम 3 बार राम ना लिख करके लिख सकते हैं राम विद्यालय जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है। यानी हर बार राम ना लिख करके हम वह का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सुविधाजनक है और राम बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। अब ये आपका हो गया प्रोनाउन। आगे चलते हैं, अगला आप देखते हैं एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। विशेषण क्या करता है? विशेषण विशेषता बताने का काम करता है। अब विशेषता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, यानी क्वालिटी भी बता सकता है, डिसक्वालिटी भी बता सकता है, दोनों प्रकार से बता सकता है, दोनों प्रकार से विशेषता बता सकता है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब ये विशेषण क्या करता है? ये तीसरा सदस्य है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये क्या करता है? अभी आपने जो पढ़ा नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों की ही विशेषता बताता है, क्योंकि दोनों ही पर्सन होते हैं। इन दोनों की ही विशेषता बताता है, यानी इन दोनों के बारे में या तो क्वालिटी बताएगा या डिसक्वालिटी बताएगा, दोनों ही तरीके से उनको प्रभावित कर रहा है। तो एडजेक्टिव क्या करता है? ये विशेषता बताने का काम करता है। इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज द वर्ड which qualify a noun or pronoun, which qualify a noun or pronoun. An adjective is the word which qualifies a noun or pronoun. यानी एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। अब आप बहुत सारी विशेषण वाले शब्दों को आप रोज प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं वह मोटा है, तो वह कोई व्यक्ति है और मोटा क्या हो गया? वो उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, वह विशेषण हो गया सीधे सीधे। गाय काली है, तो गाय चूंकि एक नाम है, काऊ एक नेम है, काऊ इज ब्लैक। जैसे आपने लिखा काऊ इज ब्लैक, गाय कैसी है? काली है। तो काऊ चूंकि नाम है किसी का, इसलिए नाम हो गया तो नाउन हो गया। और ब्लैक कौन है? गाय है। तो ये ब्लैक शब्द क्वालिफाई कर रहा है किसको? नाउन, अर्थात ये हो गया एडजेक्टिव। वो सभी शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो सभी एडजेक्टिव कहलाते हैं। ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल जान सकते हैं। जैसे आपने कहा ब्लैक, इसी का अपोजिट ले लीजिए व्हाइट, ये कलर में आ गया। क्वालिटी में ले लीजिए, जैसे कहा गया कि गुड, फिर डिसक्वालिटी में ले लीजिए बैड। ऐसे तमाम हैं, तमाम वर्ड आपके सामने ऐसे आ जाएंगे जब आप इन्हें लिखना चाहेंगे। आपकी पूरी कॉपी के 2-4 पेज 10 पेज भर जाएंगे, लेकिन ये विशेषण समाप्त नहीं होंगे। तो आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। हालांकि ये एक लंबा टॉपिक होता है विशेषण, इसके अंतर्गत तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन अभी मात्र इनके सदस्यों का परिचय आपको कराया जा रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव के बाद जो नंबर आता है वो आता है वर्ब का। वर्ब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब। वर्ब को अगर स्पेशल पढ़ाया जाए बच्चों, केवल वर्ब को पढ़ाया जाए, तो हमें उम्मीद है कि वर्ब को ही पढ़ाने में 2-3 दिन लग जाते हैं। 2-3 दिन का मतलब 2-3 क्लास, यानी 40-40 मिनट के अगर क्लास लिए जाए तो 2-3 दिन पढ़ाएंगे, तब जाकर के कहीं वर्ब समाप्त होगा।
तो हालांकि आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे, जैसे जैसे आपका क्लासेस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप वर्ब के बारे में और ज़्यादा डीपली जानते जाएंगे। अभी सिर्फ इसके सदस्य का परिचय किया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सदस्य है जिसे हम कहते हैं क्रिया। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। अब देखिए क्रिया, दुनिया में हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार 84 लाख जीव जंतु हैं। ये 84 लाख जीव जंतु कुछ न कुछ करते रहते हैं। इनफैक्ट हम भी कभी भी किसी भी समय ऐसा नहीं है कि हम कोई क्रिया ना कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे सोते हैं तब क्या करते हैं, तो सोते समय भी आप सोना एक काम कर रहे हो। सांस लेना बंद नहीं होता, आप सांस भी लेते हो। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, देखना, अभी आप मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो देखिए कितना काम हो गया। मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं आप, वो सब क्रिया कहलाती है। इसमें कोई परिभाषा नहीं डिस्क्राइब करना है, परिभाषा अपने आप में इसकी गढ़ होती है। इसे आप कह सकते हैं ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। बहुत छोटी परिभाषा है बच्चों, आप सिंपली से याद कर सकते हैं। ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, यानी वर्ब हमेशा एक्शन डिनोट्स करता है। हम, और जरूरी नहीं कि हम ही कोई एक्शन कर रहे हो। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी बिच्छू, चमगादड़, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी है, सब एक्टिव हैं, सब एक्शन कर रहे हैं। जैसे आप तितली को देखिए, तितली क्या कर रही है, उड़ रही है, मंडरा रही है, फूलों पर बैठ रही है। मक्खियां क्या कर रही है, भनभना रही है। तो आप देखेंगे सभी जीव जंतु कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो काम नहीं कर रहा है। तो इन सभी के लिए जो इनके एक्शन जो होते हैं, उन एक्शन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स यूज होते हैं, हिंदी में भी यूज होते हैं। तो इन्हीं वर्ड्स को जो इनके एक्शन को शो करने के लिए यूज होते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। तमाम एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे स्लीप, स्लीप, रन, वॉक, स्लीप, रन, वॉक, सी, वॉच, प्ले, एक्सेट्रा। बहुत सारा आप लिखें, खुद से सोच के लिखेंगे, तब भी आप, हम जानते हैं, हजारों वर्ब आप एक बार में बैठेंगे तो आप 1000 वर्ब लिख सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत एक्टिव हैं और सोच सकते हैं तो आप 1000 वर्ब एक बार में लिख सकते हैं। ये क्लियर है इतना वर्ब तक। तो बच्चों, एट लास्ट वीडियो लंबा खिंच रहा है और आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये 4 प्रकार की परिभाषा आपको दी गई, 4 टॉपिक पढ़ाए गए, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब आपने पढ़ा। इससे रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आप बहुत खुशी खुशी से करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर मेहनत करेंगे और आप इस पर काम करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लिखा गया है क्वेश्चन, इसे ढंग से समझ लें और नोट कर लें। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे के शब्दों को आप पहचाने अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार। यानी ये जो शब्द दिए गए हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा प्रकार है, जिसमें आपको 4 पढ़ाए गए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ये चारों पढ़ाए गए हैं। इन्हीं चारों से रिलेटेड कुछ वर्ड दिए गए हैं, शब्द हैं। आपको एक कॉलम बनाना है और पहचान के लिखना है कि ये दिए गए शब्द में से कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है। आप करेंगे, आप देखिए कि कितने % आपके सही है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिलता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल को आगे बढ़ाया जाए। शेष इसके जो 4 सदस्य और बचे हैं उन्हें कल के वीडियो में आप तक भेजा जाएगा। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।